हेलो दोस्तों, मैं निखिल कुमार चौबे आप लोगों के बीच में फिर से एसएससी जीडी से संबंधित कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्टों को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जैसे आज का टेस्ट मैंने चुना है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, तो यह सभ्यता हमारे भारत की सबसे उत्कृष्ट सभ्यताओं में से एक है। और इस सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो जो एक्सपेक्टेड हैं और जो जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। उन सभी क्वेश्चनों को लगभग टच करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन का सारा भी व्यवस्था किया गया है, और अलग से जहाँ पर ज़रूरत है डिस्क्रिप्शन की, तो मैंने अलग डिस्क्रिप्शन भी ला के रखा है। और जहाँ ज़रूरत होगी क्वेश्चन में बताने की, तो क्वेश्चन में भी बताया जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? यानी समय पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता का समय। तो एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी की जो सभ्यता का समय काल माना गया है 2500 से 1750 माना गया है। तो यह जरूरी नहीं कि ये वाला सेगमेंट केवल एसएससी जीडी के लिए, ये यूपी को भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1750 से लेकर 2500 से लेकर 1750 तक। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? तो जब सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्गम हुआ था, तो समझ लीजिए कि उस समय दुनिया की कोई भी सभ्यता जो इस सभ्यता के बराबर नहीं थी। मतलब इस सभ्यता के समकालीन तो थी ग्रीक की सभ्यता, लेकिन ऐसी उत्कृष्ट सभ्यता यहाँ की सभ्यता में, यहाँ के मकान, सड़क का निर्माण, मतलब ऐसी वास्तुकला, ऐसा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स था कि इस कला का टक्कर पूरे विश्व में कोई नहीं था। तो जब दुनिया अभी चलना सीख रही थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता दौड़ रही थी। तो ग्रीक की सभ्यता उस समय समकालीन मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता में ग्रीक सभ्यता नहीं है, ग्रीक सभ्यता नहीं है, सॉरी, नहीं थी, समकालीन नहीं थी। तो ग्रीक की सभ्यता उस समय नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन ही मानी जाती है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया और एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी सभ्यता थी ये, और विश्व में कोई भी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता इतना विस्तृत नहीं थी। और इसके स्थलों से प्राप्त तत्वों को न केवल समता के एवं एकरूपता पर, बल्कि सुमेरिया सभ्यता जैसी सभ्यताओं के बर्तन, मोहरे, चूल्हे, मिस्र से के मिले आभूषण, श्रृंगार सभ्यता के सिंधु घाटी की सभ्यता के चित्रों के समान ही इनके प्रमाण मिलते हैं। यानी माना जाता है कि जो मिस्र की सभ्यता उस समय सबसे उत्कृष्ट थी, उससे थोड़ी सी भी कम नहीं थी, उससे बल्कि और बेहतर यहाँ के व्यवस्थाएं थी। यहाँ पर जो भवनों के निर्माण इत्यादि की कला थी वो थी। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार देख लें, तो उत्तर में सरायनगढ़ से लेकर यहाँ लोहदा नाला, यानी पंजाब से लेकर, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, तो ये सारे जगहों पर इतना लंबी सभ्यता थी जो इतने क्षेत्रफल को लगभग कहते हैं घेरती थी। मतलब इतना क्षेत्रफल उनका था, विशाल से क्षेत्रफल था, पंजाब से लेके बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी की सर्वाधिक, देखिए अब दिया है इसमें डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ जरूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक पुरातन दस्की नदी के किनारे सुतगंडोर, बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल, हिंडन नदी और आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश के तटों तक पाया जाता है। चलिए आगे, ज़्यादा बेहतर समझाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बताया जाएगा। सिंधु घाटी के में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? अवशेषों से लगभग क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो घोड़े के सर्वाधिक अवशेष जो है, एकमात्र अवशेष सुरकोटदा में, और सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ देखिए मांडा में, तो मांडा में चावल के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी में, तो राखीगढ़ी में कच्ची ईंटों के भवनों का निर्माण पाया जाता है राखीगढ़ी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा।
थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। तो सुरकोर्ता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है और यहाँ घोड़े की अवस्थित अवशेष प्राप्त होते हैं, परंतु हड़प्पावासी घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। लगभग यह माना जाता है कि ये घोड़े को लगभग नहीं जानते थे, परंतु एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है वहाँ पर, तो इसको आप याद रखिएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में। एक और क्वेश्चन पूछता है कालीबंगन में किस चीज़ के प्रमाण मिल जाते हैं? तो कालीबंगन में जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, मात्र यहाँ से जूते हुए खेत के प्रमाण का कालीबंगन से मिलते हैं। ठीक, तो इसको भी आप याद रखिएगा, जूते हुए खेत के प्रमाण। उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिलते हैं भाई? तो उत्तर प्रदेश में पूछे कौन सा शहर है? तो उत्तर प्रदेश में आपके मथुरा के आसपास का शहर है जो वहाँ पर पाया जाता है। तो कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है और ये हड़प्पा के बहुत दिलचस्प अवशेष प्राप्त होते हैं। यह एक छोटा सा नगर है। यह एक दुर्ग भी मिला है। प्राचीन दृष्टि से सरस्वती नदी के प्राचीन घग्गर नदी के तट पर था और लगभग 400 ईसा पूर्व में था। ठीक, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के रूप में होता था? तो हड़प्पा काल में जितनी भी मुद्राएं थी सेल खड़ी की बनी हुई थी और 2:1:3 के अनुपात में लगभग बनी हुई थी सेल खड़ी की। तो उस समय माना जाता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता में देखिए उस समय नवपाषाण युग खत्म हो चुका था, पूरा पाषाण युग खत्म हो चुका था और लौह युग आया नहीं था। और उस समय जो जितने भी हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं तो तांबे की प्राप्त होती हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछ देख किसने कब हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। देखिए आगे क्वेश्चन होगा तो ठीक, नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि 1921 में दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता का लोग का मुख्य व्यवसाय था जो व्यापार था। यहाँ के लगभग सभी लोग व्यापार से सम्मिलित थे और इस सभ्यता में सर्वाधिक व्यापारिक चीज़ों का उल्लेख है। और यहाँ की सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और सभी भवन एक दूसरे के सामने होते थे। कहीं कहीं पर दरवाजे आगे की तरफ सड़कों की तरफ खुलते थे और कहीं कहीं पीछे की तरफ। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे व्यापार से जुड़े हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता अनेक फसल खेती होती थी, गेहूँ जौ, लेकिन इसमें इस सभ्यता के लोग किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को वाणिज्यिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वाणिज्यिक सभ्यता यानी व्यापारिक सभ्यता। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल में चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत के में प्रथम बार हड़प्पावासियों द्वारा किया गया था और कपास की खेती का सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा ज्ञान होता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। लिखा गया है हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, ग्रामीण थे या शहरी थे? तो हड़प्पा की जो सभ्यता है इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। क्या थी? शहरी सभ्यता थी। लेकिन अगर वैदिक सभ्यता को देखा जाए तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। शहरी सभ्यता आप समझ ही रहे होंगे यदि शहरी सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता के लिए। तो प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से शुरू किया गया था। भारत द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी की 6वीं स्थिति में हुआ था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और खानाबदोश सभ्यता उसको कहते हैं जो प्रारंभिक जीवन काल को दर्शाता है। ठीक, सिंधु सभ्यता के घर किस प्रकार के बने थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के घर ईंटों से बने थे। कहीं कहीं पक्की ईंटों के बने थे, कहीं कहीं पक्की ईंटों के और कहीं कहीं कच्ची ईंटों के। तो दोनों प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सिंधु घाटी के मुख्यतः घर ईंटों के बनाए जाते थे। लकड़ी का प्रयोग करके घर बनाया जाता था। ईंट धूप में सुखाया जाता है और आग में पकाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:1 था। तो 4:1 की जरूरत नहीं है आपको, बस ये जानिए कि ईंटों का इस्तेमाल होता था, कच्ची और पक्की ईंटों का। ठीक, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे?
तो उस समय हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कपास यहाँ पर उगाया जाता था, ऐसा प्रमाण भी मिलता है। ठीक, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज करता, तो अभी हमने बताया था कि दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक, यानी दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सर जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता को देखा पर ये समझ नहीं पाए। सर जॉन मार्शल को, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, सर जॉन मार्शल के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। जो सर जॉन मार्शल थे, इनके बारे में भारतीय पुरातत्व के पिता, भारतीय पुरातत्व के पिता, जो भारतीय पुरातत्व विभाग हुआ था सर जॉन मार्शल के प्रयास से हुआ था, तो इस बात को याद रखिएगा। सर जॉन मार्शल को कहते हैं, सर जॉन मार्शल को कहते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता। और यह क्वेश्चन भी कभी ना कभी आपके सामने आ ही जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा, एसएससी से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में, सिंधु घाटी की सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह, तो उस समय जो बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं वो लोथल से मिलते हैं, और लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो पहला बंदरगाह यदि था तो वो लोथल बंदरगाह था। ठीक, तो इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आगे देखते हैं। पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे और यह प्राप्त हुआ। तो पैमानों का खोज सर्वप्रथम अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो लोथल से ही प्राप्त हुआ है। ठीक, तो पैमानों की खोज से सिद्ध हो गया और यह प्रमाण लगभग लोथल से प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, चूंकि पीडीएफ का पूरा उसमें नहीं है। ठीक, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा समाज को हम देख सकते हैं, विद्वान थे, योद्धा थे और व्यापारिक थे, श्रमिक थे। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक, यही वर्ड का मिलता है, बाकी उनमें वर्ड व्यवस्था नहीं थी। सिंधु सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को रावी नदी के तट पर, हड़प्पा सभ्यता। एक और क्वेश्चन बनता है सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के तट पर। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखो मैंने बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, तो आप इसको लगा लीजिएगा 1921 में। 1923 में सिंधु सभ्यता की खोज। तो यहाँ तक क्वेश्चन तो समाप्त हो गए, परंतु आप इस क्वेश्चन के सेगमेंट में बताइएगा कि इसमें और क्या बदलाव हो सकते हैं, और आपको अगर कमेंट अच्छे लगे ये सेशन तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जो लोग जुड़े हैं ठीक, नहीं जुड़े हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल इसमें जोड़ दूंगा। तीसरी बात, आप कमेंट नहीं करते हैं और ना लाइक करते हैं, तो इससे मोटिवेशन नहीं मिल पाता, तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मैं निखिल कुमार चौबे आप लोगों को हमेशा आपके आगे के लिए क्या रणनीति बनाई जाए इस पर भी मैं देख के आ रहा हूँ। तो अगला सेशन अगर होगा तो वो मैं आधुनिक भारत से इस सेशन को निकालूंगा, आधुनिक भारत से, और 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चन आने लायक होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।